हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से आपको ई नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत ही शानदार चैप्टर है, एक तरफा चैप्टर है। इसका एक तरफा टॉपिक बकायदा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, एग्जैक्टली क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैसे पूरा इमेजिन करना है पूरे प्रोसेस को, वो सब चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो भाई साहब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं अपना पूरा लेक्चर। तो चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं। आते हैं इसके पहले स्लाइड के ऊपर, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इस पूरी कहानी का मतलब क्या हुआ, इस पूरे स्टेटमेंट का सार क्या निकला, तो इसको मैं जरा आपको एक बार रिलेट करवाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू का, ठीक है, दिस इज बेसिकली द सोर्स चार्ज, दिस इज बेसिकली द सोर्स चार्ज। अब ये जो सोर्स चार्ज है ना, ये अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा? एक सोर्स चार्ज अपने आसपास प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, अब मैंने बोला कि यार मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। सर किस पर्टिकुलर पॉइंट पर? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बेटा। सोर्स चार्ज के सेंटर से कंसर्न पॉइंट की दूरी जो है ना, वो मान लेते हैं किसके बराबर है? आर के बराबर है। ठीक है, अगर सोर्स चार्ज के सेंटर से कंसर्न पॉइंट की दूरी आर के बराबर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यहां पे डेवलप होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होता है बेटा, हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर मिस कर दिया है तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं फिर से कह रहा हूं कि जाओ बेटा प्लेलिस्ट में ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना, आपको मिल जाएगा एक वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, उस वीडियो को बहुत ही ताबड़तोड़ तरह से देखते हुए चलना, पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद चीजें फिर सीक्वेंस में आ गई थी। ठीक है, द थिंग इज दिस कि आपने तो मिस नहीं कर दिया, बस मैं वो पूछ रहा हूं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के ना दो फॉर्मूले थे बेटा। ठीक है, एक था इन टर्म्स ऑफ ओनली टेस्ट चार्ज, तो वो था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जब आता है ना, तो ये आता है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। यहां पे सोर्स चार्ज की बात तक नहीं करी गई है। ठीक है, और इसी का दूसरा फॉर्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, तो वो होता है के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये वाला पूरा फंडा दिमाग में सुपर क्लियर हो चुका होगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका था इन टर्म्स ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज इटसेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, लेकिन आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे कैरेक्टर को ना इन टर्म्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी भी एक्सप्रेस कर सकते हो, और जब आप स्केलर क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे तो वो जो टर्म है वो बन करके आएगा आपके पास एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो दिमाग को ना लगाते हुए चलना कि अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आया था इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, तो वैसे ही अब हम जब पोटेंशियल पे फोकस कर रहे हैं तो पोटेंशियल के भी दो फॉर्मूले आएंगे बेटा। एक आएगा इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, एक आएगा इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, बहुत गहरी बात। दूसरी बात क्या है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ना किसी पॉइंट पे निकाला करते थे, वैसे ही आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी किसी पॉइंट पर निकालेंगे। अब होता क्या है ना, इस चैप्टर में खास तौर से ऐसा होता है भाई, जब कभी न्यूमेरिकल आ गया ना, तो जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं है कि सोर्स चार्ज वाला फंडा क्या होता है, टेस्ट चार्ज वाला फंडा क्या होता है, पोटेंशियल को सोर्स चार्ज के टर्म्स में भी निकाला जा सकता है, टेस्ट चार्ज के टर्म्स में भी निकाला जा सकता है, जिस बच्चे को ये वाला फंडा क्लियर नहीं होता ना, उसके साथ बड़ी दिक्कत आती है भाई। हर सवाल उसके बाद फिर क्या होता है, एक नाइटमेयर की तरह आपके सामने उभर के आता है कि लो भैया फिर से एक सवाल आ गया। भाई तुमने स्टार्टिंग पे फोकस नहीं करा होगा, इसलिए तुमको बाद में दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, हर एक चीज को जितना बता रहा हूं ना
ना उतना सुप्रीम तरह से देखते हुए चलो। मतलब एक वीडियो तुमने देख लिया ना, इसका मतलब ये कि तुम्हें और किसी सोर्स में हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। समझ गए मेरी बात? चलो ओके। तो ये परसेप्शन था कि हाँ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो हम निकाल चुके हैं, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता काम पोटेंशियल के लिए भी करना पड़ता है। ठीक है, चलो ओके, गुड गुड गुड। आगे बढ़ेंगे, जरा स्लाइड की हेल्प लेते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें आपके सामने और लिखी गई हैं। और जैसे मैंने हमेशा कहा है बेटा कि स्लाइड पे लिखा हुआ हर एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, तो ऐसा मतलब सब ने ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा अपनी लाइफ में। आप एग्जाम देने के लिए गए, ठीक है, कोई सवाल आपके सामने आया, आपको सवाल के बारे में ना 60% तो पता है, लेकिन बाकी आप अपने राइटिंग स्किल्स पे छोड़ के आते हो कि अरे वाह बहु तो मैं लिख लूंगा यार, इतना इतना बता दे भाई, अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इतना तूने बता दिया, बाकी तो मैं खेल लूंगा, बाकी तो मैं लिख लूंगा। लेकिन जब एग्जाम में आप आंसर लिखने के लिए बैठते हैं ना, तो आपकी कहानी शुरू कहीं और होती है, खत्म कहीं और होती है, और जो कॉपी चेक करते हैं उन्हें कुछ लॉजिक नहीं मिलता इसके पीछे का। ठीक है, जबकि आपने अपना पूरा दिल खोल के आंसर शीट में भर दिया, लेकिन भाई उसमें क्या जान नहीं रहती आंसर में। ठीक है, मतलब आंसर ना पूरा हिला हुआ आंसर लगता है कि यार भाई शुरू कहां पे खत्म कर रहे हैं, खत्म कहां पे कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? राइटिंग स्किल्स में ऐसी कमी क्यों आ जाती है? बिकॉज आपके दिमाग में ना वो सेंटेंसेस फ्रेम नहीं हो पाते, और ये इशू है भाई, ये मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है भाई। सही से आंसर फ्रेम करना भी एक कला होती है। अब वो सही से आंसर फ्रेम कब होगा तुम्हारे साथ? जब तुम्हारे दिमाग में ना ऐसे क्लासी टर्म्स गए होंगे, जब तुम्हारे दिमाग में तुमने कभी देखा होगा कि हाँ भाई आंसर कैसे फ्रेम होता है। अगर तुमने कभी आंसर फ्रेम होते हुए देखा नहीं है, तो फिर तुम आंसर फ्रेम कर भी नहीं पाओगे, और जब आंसर फ्रेम नहीं कर पाओगे तो मार्क्स वही मिलते हैं फिर वैसे वैसे, जो तुम जानते हो, तुमको भी तो मिले होंगे ना कभी वैसे वैसे मार्क्स। तो बस वैसी वाली कहानी है भाई कि हर एक टर्म को देखते हुए चलना, हर एक स्टेटमेंट को देखते हुए चलना। ठीक है, तो अब जहां तक बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो प्रॉपर डेफिनेशन कहां मिलेगी सर? यहां मिलेगी, जरा देख लें। Electric potential difference between 2 points B and A in an electrostatic field is defined as the amount of work done in carrying a unit positive test charge without acceleration. Previous video में अगर आपने देखा होगा तो मैंने वहां पर भी इस बारे में जिक्र किया है कि भैया विदाउट एक्सेलरेशन का मसला क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स को जस्ट बराबर लगा दो इलेक्ट्रिक फोर्स के, ठीक है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, और जैसे नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अच्छा कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे भाई तुम्हारे उस मोशन को इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अगेंस्ट में है, अपोज कर रहा है तुम्हारे चार्ज के मूव करवाने के पूरे प्रोसेस को। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अपोज कर रहा है, उस अपोजिशन को झेलते हुए तुम उस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के जा रहे हो, तो क्या शानदार अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना पड़ गया होगा। ठीक है, Now that work done per unit moving charge itself is called as potential। ये मैं पहली बार जिक्र नहीं कर रहा हूँ, ये प्रीवियस वीडियो में भी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए बट मैं यहाँ पर भी क्लियर कर दूंगा, अगर कोई उस वाले वीडियो पे नहीं गया, इस वाले वीडियो पे कूद गया, उसको भी मैं कवर अप कर दूंगा पूरा। ठीक है, अलॉन्ग एनी पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करी गई है, तो मैं आपको पहले पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिखाता हूँ, उसके बाद फिर पोटेंशियल डिफरेंस करवाता हूँ। ठीक है, चलो रेडी हो भाई सब लोग? पक्का 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 रेडी हो? एक काम करो ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद तुमको मैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी करवाता हूं और पोटेंशियल डिफरेंस भी करवाता हूं बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बेटा बहुत शानदार, अब रेडी हो जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पढ़ने के लिए। ठीक है, आ जाओ, डाल लो बेटा हेडिंग कॉपी में, लिखते हुए चलना मेरे साथ साथ। ठीक है, बाकी तो क्या है कि बस अगर तुम मेरी आवाज सुनते भी रहोगे ना, तुम्हें पूरा समझ में आना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V से करेंगे रिप्रेजेंट, और ये अभी अपन निकालने वाले हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। चलें शुरू करें, रेडी हो? चलो आ जाओ बेटा। ध्यान दो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ना कोई एक बहुत ही शानदार सा बट बहुत ही पुराना सा कोई सोर्स चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। लेट सपोज दिस बी द सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज की जरूरत तो पड़ेगी ना भैया, क्योंकि यहाँ पे जो मोशन वगैरह हो रहा है वो दरअसल एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करता है? तो एक सोर्स चार्ज चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करके रख दे कि हाँ भैया पूरे स्पेस में फैला दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तुमको जहां से जिसको मूव करवाना है तो मूव करवाते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम था इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाना, हमने तो करवा दिया। ठीक है, तो जी करवा दिया। अब क्या है कि अब हमको ना शौक चढ़ा है कि हम ए वाले पॉइंट पर निकालेंगे पोटेंशियल, फिर हमको बी वाले
पॉइंट पर भी निकालना है पोटेंशियल, ठीक है। तो मतलब ए पर भी निकालना है और बी पर भी निकालना है क्या, पोटेंशियल, ठीक है। अब देख कहानी क्या होती है। कहानी, अब यहां से कहानी शुरू होती है बेटा, ये कहानी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी समझ के तो मजा आ जाएगा। कहानी का सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है इन्फिनिटी, बिकॉज कहानी शुरू ही इन्फिनिटी से हो रही है। क्या प्यारी कहानी होगी भाई जो शुरू ही हो रही है अनंत से, ठीक है। अब जरा गौर करें, अगर आपको पोटेंशियल निकालना है ए वाले पॉइंट पे, तो सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि इन्फिनिटी से उठा करके एक चार्ज को मूव करवा करके तुम ला के रख दो ए वाले पॉइंट पे। तुमने बोला ठीक है सर, आपने कहा है तो अपन कर लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब आपने कहा है तो अपन कर ही रहे हैं उसको, ठीक है। मैंने क्या कहा था बेटा कि एक चार्ज है, उसको तुम ना ऐसे, ये पाथ अपन ने ट्रैवल करा है, 3-4 चार्जेस थोड़ी बना रहा हूं, ये तो मैं पाथ बना रहा हूं एकदम शानदार तरह से, ठीक है। तो एक चार्ज था, लेट्स सपोज Q0, ठीक है। उस Q0 को हम कहां से मूव करवाए, इन्फिनिटी से। कहां तक मूव करवाए, ए वाले पॉइंट तक मूव करवाए। तो भाई तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हें कुछ वर्क वगैरह करना पड़ा होगा, नहीं करना पड़ा होगा? सर ऑब्वियसली करना पड़ा होगा, बिकॉज जब मैं इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवा के ला रहा हूं ना, जब मैं इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवा के ला रहा हूं, तो है तो ये पॉजिटिव ही, और सोर्स चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव ही है। तो भैया आउट ऑफ रिपल्शन ये जो चार्ज है वो पास तो नहीं ना आएगा, दूर ही जाएगा आउट ऑफ रिपल्शन। लेकिन मैं फिर भी चार्ज को पास लेकर के आ रहा हूं, वो भी कहां से, इन्फिनिटी से। कहां तक, बहुत ही करीब वाले पॉइंट ए तक मैं इसको टेस्ट चार्ज को मूव करवा के ला रहा हूं। तो ऑब्वियसली मुझे कुछ वर्क करना पड़ गया होगा, एंड दिस वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, पक्का। तो यहां पे मुझे कुछ वर्क तो करना पड़ गया होगा। नाउ पोटेंशियल जब ए पे निकालना होता है ना, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए is defined as the amount of work done in moving a charge Q0 is defined as the amount of work done in moving a charge Q0। और इस चार्ज को आप कहां से कहां मूव करवा रहे हो, मूविंग अ चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए, ठीक है। आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे निकालना है तो कुछ मत करो, बस अमाउंट ऑफ वर्क डन, बस एक चार्ज को उठाओ, ठीक है, उसको मूव करवाओ फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जितना वर्क लग गया उस वर्क को डिवाइड कर देना टेस्ट चार्ज से, बस कहानी खत्म हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, पक्का। सिमिलरली अगर आपको अब बी पर भी निकालना होगा पोटेंशियल, ठीक है भाई, मैं ये 2 पॉइंट्स क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी करवाऊंगा ना, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है बेटा, डिफरेंस आप किसी दो चीज़ों के बीच में निकालते हो ना। अब अगर मैंने सिर्फ ए पे निकाल दिया है तो वो तो पोटेंशियल है ना, अब जब मैं बी पे निकाल दूंगा तो वो तो पोटेंशियल होगा ना। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इन्हीं दोनों का जो पोटेंशियल था उसको माइनस कर दूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, अब ना अगर मुझे बी पे निकालना है पोटेंशियल, इस बात को दिमाग में डाल लो बेहतरीन तरह से कि किसी भी पॉइंट पे निकालना हो पोटेंशियल तो कहानी शुरू वैसी होती है कि एक टेस्ट चार्ज को मूव करवा के लाएंगे और पटकेंगे यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे आपको निकालना होता है पोटेंशियल की वैल्यू। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले, ओके, बहुत बढ़िया। तो एक चार्ज को अपन ने पकड़ा और उसको अपन मूव करवा के ला रहे हैं, और ये बी वाले पॉइंट तक मूव करवा के इसको अपन ले आएंगे, ठीक है। अब सर जिस चार्ज को अपन लाए हैं, क्या इस वाले चार्ज की वैल्यू भी वही है क्या, Q0 के बराबर? तो मैं बोलता हूं एक काम करो, डिफरेंट चार्ज कर लो, इसमें कोई मनाही थोड़ी ना है। आप चार्ज को पलट दो, ये तो पूरा ही पिंक लग रहा है ना, ये कलर एक बार देख लें, ये कलर सही लग रहा है मेरे को, वो बढ़िया। तो अब वो तो बोर्ड पे ये पिंक तुम्हें कैसा लग रहा है वो तो मुझे बताना बेटा। Q0 डैश को चलो मूव करवा रहे हैं इस दफा, ठीक है। तो जब पोटेंशियल निकालना होगा ना आपको बी वाले पॉइंट पे, तो भाई अब तुम समझ गए ना, अब तुम्हारे मुंह से खुद ही आंसर निकलना शुरू हो गया होगा कि जब पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट बी, दिस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। और सर चार्ज क्या था, Q0 डैश, इन मूविंग अ चार्ज Q0 डैश, कहां से कहां तक भाई साहब, इन्फिनिटी से बी वाले पॉइंट तक, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बस शुरू होते ही कहानी खत्म, बस शुरू होते ही कहानी खत्म। अब आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाँ, इत्मीनान से देखो, पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकल चुका, पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकल चुका, अब क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप VA माइनस वी भी कर लो या VB माइनस VA कर लो, इट्स एज सिंपल एज दैट, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी होती है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, अच्छा एक और चीज ना, मैं यहां पे कहीं लिख दूं क्या पोटेंशियल डिफरेंस को बेहतरीन तरह से। जब आपको निकालना होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहली बात तो जैसे अपन ने पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करा था V से,
जैसे हमने पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया था V से, वैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा V से, ठीक है। अब क्या है बेटा, A था और ये B था ना, तो हाई पोटेंशियल माइनस कर देंगे लो पोटेंशियल, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, इट्स एज सिंपल एज दैट, बस ये इसकी कहानी होती है बेटा। अच्छा, अब दिमाग में आपको सवाल ये आ रहा होगा, सर A वाला हाई पोटेंशियल कैसे है, B वाला लो पोटेंशियल कैसे है। देखो बेटा क्या होता है, मेरे पास कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है। अब सोर्स चार्ज के मैं जितना पास में पॉइंट लेता था उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती थी, याद आ रहा है कुछ। सोर्स चार्ज के पास वाला पॉइंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत शानदार, अगर सोर्स चार्ज से दूर चला गया पॉइंट तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी काफी कमजोर हो जाया करती थी। सेम लॉजिक को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, सोर्स चार्ज के पास एक पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी काफी शानदार, तो अगर तो पोटेंशियल भी शानदार, ठीक है। और अगर सोर्स चार्ज से वाला पॉइंट दूर चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कमजोर हो गई और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू भी कम आएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। देयरफॉर ए वाला हाई पोटेंशियल, बी वाला लो पोटेंशियल, कहानी खत्म। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कहानी खत्म, मतलब ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। 3 2 1 रेडी गो डन, बहुत शानदार। चलो, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, कहने को तो होती है जूल पर कूलम भी हो सकती है, अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो बकायदा जूल पर कूलम, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट भी तो ले सकते हैं, वोल्ट भी लिया जाता है उसको, ठीक है। चलो, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ये वाली कहानी पूरी क्लियर हो गई। नाउ अब यहाँ पे जो फिगर बना के रखा हुआ है, ठीक है, और क्या 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 रखा हुआ है कि फिगर शोज दैट वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज Q बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू एनी गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट B, ठीक है। अगर मैं किसी चार्ज को सिर्फ A से B तक मूव करवा के लेके जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी चार्ज को सिर्फ A से लेकर के B तक मूव करवा के लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो वर्क करना पड़ेगा ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मैं इस चार्ज को अगर मैं A से B लेके जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं सीधे मैं घुमा के लेके चले जाऊं या सीधे ले जाऊं या बहुत ज्यादा घुमा करके लेके चले जाऊं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। और इसे ऐसे तरह के फोर्सेस को, जिन फोर्सेस के द्वारा या जिन फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड ना करें, ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये वाली कहानी में यहाँ पे वही लिखा हुआ था, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन। यहाँ पे जो वर्क डन होता है ना, दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन इन गोइंग फ्रॉम A to B, ठीक है। यहाँ वही तो बना के रखा हुआ है, आसपास क्या है, प्रॉपर चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, पूरा सेटअप आसपास चार्जेस का बना हुआ है, ठीक है। अब मैं A से B तक सीधे ले जाऊं, हल्का सा घुमाव देके ले जाऊं, हल्का सा घुमाव देके ले जाऊं, सेमी सर्कुलर पाथ में ले जाऊं ऊपर, सेमी सर्कुलर पाथ में ले जाऊं नीचे, उससे वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका मतलब ये है जितना वर्क डन ऐसे लेके आने में उतना ही वर्क डन ऐसे लेके आने में, उतना ही वर्क डन ऐसे लेके आने में, उतना ही वर्क डन ऐसे और उतना ही वर्क डन ऐसे लेकर के आने में होता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है इसका पूरा डिटेल्ड फंडा जो है ना वो क्लास 11th में था क्या, जी हाँ बिल्कुल क्लास 11th में था। क्लास 11th की प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, डिटेल्ड लेक्चर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, या फिर सीधे सर्च कर लेना प्रतीक सर मैग्नेट ब्रेन्स कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वहां पे आपको पूरा डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएगा। एक ही लेक्चर के अंदर दोनों के दोनों फंडे जो है ना वो समा दिए गए थे, ठीक है। चलिए ओके, तो इफ VA is the potential and VB is the potential at point A and B respectively, then from equation we have, भाई ये जो फंडा है ना ये कैसे डेवलप हुआ होगा ये समझना पड़ेगा ना, ये वाला फंडा जो है ये फंडा डेवलप कैसे हुआ होगा, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, यहाँ पे आ जाओ, इसे मैं क्लियर करूँ। यहाँ पे लिखा है VB माइनस VA, ठीक है। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है डेल्टा V, तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है VB माइनस VA। अब ये जो पोटेंशियल होता है ना बेटा ये होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। ये जो पोटेंशियल होता है ना बेटा ये क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो अगर आप B वाले पॉइंट के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वर्क करना पड़ा होगा इन्फिनिटी से B तक लाने के लिए, ठीक है। अगर आप B वाले की बात करें तो आपको वर्क करना पड़ा होगा इन्फिनिटी से B तक किसी भी चार्ज Q0 को मूव करवाने के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं डिफरेंट चार्ज को मूव करवाऊं, इस गिवन इक्वेशन के अंदर सेम ही चार्ज को मूव करवा दिया है, ठीक है। अब मैं सेम, अगर मुझे A पर निकालना है पोटेंशियल तो मैं इन्फिनिटी से उसी चार्ज Q0 को मूव करवाऊंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात
बात नहीं है। तो जो इन्फिनिटी से ए तक मूव करवाया, वर्क डन ए के ऊपर हो गया वो, ठीक है। ये वाला फंडा आप लोगों को समझ में आ गया बेटा। अब जरा गौर करते हुए चलना, यहाँ पे ना अगर मैं 1/Q0 कॉमन निकाल लेता हूं तो इन्फिनिटी से बी का वर्क माइनस इन्फिनिटी से ए का वर्क, ठीक है, और Q0 कॉमन आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। देखिए बेटा यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल है, ठीक है, तो मतलब A से लेकर के B तक आप चार्ज को मूव करवा के लाए होगे। तो जब A से लेकर के B तक आप चार्ज को मूव करवा के लाए थे तो ये हो जाएगा AB अपॉन Q0, ठीक है, AB अपॉन Q0, इट्स एज सिंपल एज दैट। कुछ नहीं है, आपको बस यही वाला बेसिक फॉर्म दिमाग में रखना पड़ता है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालते हो पोटेंशियल, तो दिस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ा इन्फिनिटी से कंसर्न पॉइंट तक उस चार्ज को मूव करवाने में, उसी वर्क डन को मूविंग चार्ज से डिवाइड कर दीजिएगा, बस बात खत्म हो जाती है। तो ये वाली कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन कहानी में और ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये फंडा पूरा क्लियर है, पक्का? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बेटा बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार। चलिए ये चीज क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब जो ये U लिखा हुआ है ना, दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी ओनली, और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का, वो निकालने के लिए सिंपल सी बात तुमको मैंने क्या सिखाई थी अभी, अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, दिस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है, इन्फिनिटी से लेकर के कंसर्न पॉइंट तक का हो रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये जो Q है ना, ये वाला जो Q है ना, दिस Q इज बेसिकली द मूविंग चार्ज, ठीक है, इसको तुम भूल तो नहीं जाओगे। ये जो Q यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस Q इज द मूविंग चार्ज, या फिर इसको आप बोलते हो टेस्ट चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूविंग चार्ज मैं यहीं पे लिख दूं क्या, या तो मूविंग चार्ज बोलते हुए चलो, या तो टेस्ट चार्ज बोलते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो मूविंग चार्ज बोल दो या तो टेस्ट चार्ज बोल दो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो दरअसल यहां से पोटेंशियल जो है ना, वो दरअसल हो गया वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क क्या होता है, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है at। तो पोटेंशियल यहां से क्या हो जाएगा, m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। क्या बोला बेटा अपन ने, m L की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1, m L की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। इट्स एज सिंपल एज दैट। चाहिए इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन, तो ये रहा आपके सामने इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो बहुत शानदार, एक तरफा। तो ये वाला फंडा अपना पूरा क्लियर हो गया बेटा। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई आपके पास बहुत ही प्यार भरे तरीके में, m L की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है, देखो वैसे तो होती है जूल पर कूलम, कोई दो राय नहीं है, जूल पर कूलम तो बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से होती है, लेकिन हम ना वोल्ट यूज करते हैं और काफी ज्यादा बार वोल्ट ही यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर भी लिखा हुआ है वैसे तो जूल पर कूलम था। अच्छा, इसको ना अपन ने न्यूटन मीटर कैसे लिख दिया बेटा, अब जरा आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। जरा समझो एक बात, ये जो जूल है ना, दिस इज बेसिकली अबाउट वर्क। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो जूल है ना, दिस जूल इज बेसिकली अबाउट वर्क, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगर 1 जूल का वर्क हो रहा है तो फोर्स लग जाएगा 1 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 मीटर का। तो देयरफॉर इसी के लिहाज में आप 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर बड़े आराम से बोल सकते हो। मेरे ख्याल से कोई परेशानी आपको यहां तक तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर है। इसी वजह से जब जूल को अपन ने न्यूटन मीटर कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम था तो न्यूटन मीटर पर कूलम हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। मेरे ख्याल से ये वाला पूरा फंडा जो है ना, आपके दिमाग में बेहतरीन तरह से क्लियर हो गया होगा। अब electrostatic potential difference between any two points in an electrostatic field is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to another point against the electrostatic field, ठीक है। अब इस पूरी कहानी का मतलब क्या होता है, अब इस पूरी कहानी का मतलब क्या होता है, तो ऐसा मान लेना फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दे, मान ले फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ना यहाँ पे एक सेटअप है पॉजिटिव का, और मान ले मेरे पास यहाँ पे एक सेटअप है नेगेटिव का, ठीक है। मान ले मेरे पास यहाँ पे एक सेटअप है पॉजिटिव का, प्लस 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 प्लस
प्लस प्लस प्लस की फील्ड बाहर निकलती है ना, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे एक सेटअप है नेगेटिव का, माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना बेटा, वो प्लस से निकलती हैं और माइनस में जाती हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो प्लस से निकलती हैं, माइनस में जाती हैं, कुछ इस तरह। ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलती हुई और माइनस के अंदर एकदम थट से घुस गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, अपने को ये वाला फंडा अपने को पूरा सुप्रीमली क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इसको अपन दिखा देंगे बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं एक चार्ज को मूव करवाता हूँ, दरअसल एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो प्लस का चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में खुद से भागना शुरू कर देता है, लेकिन मैं इसको लेके जाऊंगा ऑपोजिट, ठीक है। विच मीन्स कि अगर मैं किसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाता हूँ तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, सुनो। तुम किसी भी रास्ते से लेके जा सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ऐसे पूरा घुमा के लेके जाऊंगा, ठीक है, अपनी मर्जी पे। तो अपन क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो पाथ पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। अपन ने क्या पढ़ा था यहाँ पे थोड़ी देर पहले कि जो वर्क डन है ना, दिस इज बेसिकली पाथ इंडिपेंडेंट। कहाँ लिखा हुआ था, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो आप किसी भी रास्ते से होते हुए जाओ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो मैं ऐसे घुमा के लेके चला गया चार्ज को मेरे। अब इस चार्ज की वैल्यू क्या है, मान ले वही चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट पकड़ लिया अपन ने, इस चार्ज को मैं ले गया, क्यू नॉट की इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको 1 वोल्ट कब कहेंगे, तो पहली बात तो जरा ये समझना, अब ये फॉर्मूला हल्का सा जो है ना, हल्का सा आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। सब लोग जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। जब इन्फिनिटी से किसी कंसर्न्ड पॉइंट पे आप लेकर के आओगे, इन्फिनिटी टू अ कंसर्न्ड पॉइंट, जब आप किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी कंसर्न्ड पॉइंट पर लेकर के आओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन मूविंग चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन मूविंग चार्ज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपसे बात करूंगा अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस को पहली बात तो अपन डेल्टा वी से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को पहली बात तो अपन करेंगे डेल्टा वी से रिप्रेजेंट। अब वर्क क्या होता है बेटा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को लिख देता हूं वर्क अपॉन चार्ज, तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं ए से लेकर के बी तक लेके गया हूं, ठीक है, अगर मैं ए से लेकर के बी तक लेके गया हूं तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट तभी कहा जाता है, सुनते हुए चलना, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे चीज डेवलप हो चुका है, जरा गौर करते हुए चलना बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस का ये आ गया फॉर्मूला, जब एक पॉइंट होता है ना तो बस वर्क अपॉन चार्ज, आया समझ कुछ, जब एक पॉइंट होगा तो बस वर्क अपॉन चार्ज। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल नहीं निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा बाकायदा पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू वर्क अपॉन मूविंग चार्ज, ठीक है। अब हर एक बात पे ना सुपर्ब तरह से गौर करते हुए चलिएगा आप लोग, बहुत ही शानदार तरह से। पोटेंशियल डिफरेंस पूरा जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो पूरा है, बिकॉज ये वीबी माइनस वी ए को डेल्टा वी बोलते हैं, VB माइनस VA को अपन डेल्टा V बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट ओनली इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B सो दैट द वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू यूनिटी, मतलब 1 के बराबर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी बेटा कि क्या था, इलेक्ट्रिक, हाँ, पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। कितना वर्क करना पड़ेगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, जो कि यहाँ मैंने कहा अभी, ठीक है, 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा इन moving a charge of 1 coulomb from one point to another अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है भाई। देख लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां काम कर रही है, अब मैं टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहा हूं, तो प्लस का टेस्ट चार्ज अगर एक प्लस के सोर्स चार्ज के पास जा रहा होगा तो रिपल्शन झेलते हुए ही जा रहा होगा ना भाई। तो वही वाली कहानी यहां पे लिखी हुई थी, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बहुत ही मिनिमल फोर्स अप्लाई करा है, इतना ही फोर्स अप्लाई करा है, जितना चार्ज को रिपल्शन मिला हमने उतना ही फोर्स अप्लाई कर दिया, जितना चार्ज को और रिपल्शन मिला हमने उतना ही फोर्स अप्लाई कर दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले आप समझ गए। एज explained already in case of electrostatic potential energy, it is the potential difference between any two points which is physically significant, ठीक है। पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे निकालना, इट इज नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंट, जो सिग्निफिकेंट है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस के पीछे इतना क्यों पड़ गए, सोचो।
पोटेंशियल जब एक पॉइंट पे निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के पीछे इतना क्यों पड़ गए हैं बेटा? वो इसलिए पड़ गए हैं बिकॉज जब आप निकालते हो ना पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे, तो वहां पर भी दो पॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट आ ही जाता है। कैसे आता है सर? अगर मुझे मान ले ए वाले पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, ठीक है, तो इसके लिए भी मुझे एक चार्ज को इंफिनिटी वाले पॉइंट से ही तो मूव करवा के लाना पड़ा ना, तो ऑटोमेटिकली दो पॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट तो आ ही गए। और दूसरा सबसे ठोस रीजन जो है पोटेंशियल डिफरेंस के पीछे पड़ने का, वो ये है कि इसके बाद का चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और वहां पे आपको समझ में आएगा कि दो पॉइंट्स के बीच में करंट तभी फ्लो करेगा जब उन दो पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, डिफरेंस अगर नहीं होगा ना तो करंट फ्लो कभी नहीं करेगा। लिखित बात है, लिखित तौर पे बात है। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में करंट को फ्लो करवाना है, सो देयर हैज टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पक्का आया समझ? इसलिए अपन पढ़ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के पीछे। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो आगे बढ़े अब। ओके भाई, चलो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। तो आई एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि सिग्निफिकेंट है, जो कि मैटर करता है। बाकी सिर्फ पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे निकालना वो कुछ इतना रेलेवेंट चीज होती नहीं है। ठीक है, ओके। हाउएवर वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बाय चूजिंग द पोटेंशियल टू बी जीरो एट इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आपने इन्फिनिटी वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लिया, अज्यूम कर लिया जीरो है वो, तो फिर आप किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना था। ठीक है, उसमें भी एक का अपन ने जीरो मान लिया। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए अब जरा कहानी में आगे बढ़ेंगे बेटा। तो वही वाली चीज वहां पे लिखी हुई है कि पोटेंशियल अगर बी पे निकालना है तो इन्फिनिटी से पहले चार्ज को मूव करवा के लाओ बी वाले पॉइंट तक। ठीक है, तब उसका रेशियो निकाल दो, वो बन जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मिनिमम वर्क डन। कम से कम कितना वर्क डन करना पड़ता है? इज द मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। इस बात का आप जिक्र कर देंगे। कई बार लोग नहीं भी लिखते हैं विदाउट एक्सेलरेशन और मार्क्स फिर भी मिल जाते हैं, बट ऑलवेज टू बी ऑन द सेफर साइड मैं ये कहूंगा कि जब पता है कि इस चार्ज को मूव करवाने में हमने इस बात का बहुत बाकायदा ख्याल रखा था कि आपसे नेट फोर्स जीरो के ऊपर ना चले जाए। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो, है ना, from infinity to that particular point. Okay, obviously electrostatic potential at a point is the scalar quantity. work का involvement है यहाँ पे, तो सिर्फ work done per unit charge है, this is a scalar quantity. ठीक है, जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो प्लस लेके चलेंगे आप, जब चार्ज नेगेटिव होगा तो माइनस लेके चलेंगे आप। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। जब एक जूल का वर्क करना पड़े एक जूल के चार्ज को मूव करवाने के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। बेसिक डेफिनेशंस आपके सामने यहाँ पे लिख दी गई हैं। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे ताकि कहानी जो है ना आप लोग के लिए सुप्रीम तरह से क्लियर अप होते हुए रहे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, डन 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 डन, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पे आ चुका है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 10 वोल्ट। ठीक है भाई, दो पॉइंट्स का यहाँ पे जिक्र हो चुका है। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स है तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि अगर अपने पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं, अगर अपने पास इन्वॉल्वमेंट है दो पॉइंट्स का, तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप होता है ना, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन मूविंग चार्ज। ठीक है, इस बात से आप मना तो नहीं कर सकते, ये बात तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई आपके दिमाग में कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन मूविंग चार्ज। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 10 वोल्ट। तो गिवन दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो 10 वोल्ट के बराबर है। हाउ मच वर्क विल बी डन? वर्क की वैल्यू पूछी है, वर्क की वैल्यू पूछिए, कितना वर्क करना पड़ेगा? हाउ मच वर्क शुड बी डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ, हर बार यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं होगा। वो तो हमने अपने डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए इस बात का जिक्र कर लिया था कि भैया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपन मूव करवा रहे हैं, लेकिन हर बार जिस चार्ज को आप मूव करवाओ जो आपका टेस्ट चार्ज हो वो यूनिट पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने आपके दिमाग में अभी से ना एक मूविंग चार्ज का फंडा जो है वो दिमाग में डालना शुरू कर दिया बेटा, कि अगर एक चार्ज को मूव करवा रहा हूं तो है तो चलो ठीक है वो टेस्ट चार्ज जैसा, सारे सिम्टम्स कैसे हैं उसके टेस्ट चार्ज जैसे ही कैरेक्टर्स हैं, बट द थिंग इज दिस कि वो मूविंग चार्ज है, जरूरी नहीं है कि हमेशा के हमेशा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहे। जैसे कि यहाँ पे देख लो 200 माइक्रो कूलम का है और तुम क्या इसको सोर्स चार्ज बोल दोगे? अजी हाँ मूव करवा रहे हो, बोल मत देना।
मूव करवा रहे हो टेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि सोर्स चार्ज क्या होता है, स्टैटिक। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, वर्क निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर चलेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, चार्ज टेस्ट चार्ज इनटू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू है सर 200 माइक्रोकूलम, पूरा गिन करके 200 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो 200 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है 10 वोल्ट का। ठीक है, तो यहां से जो वर्क हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, 2 10 टू द पावर -4 10। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 2 × 10 टू द पावर -3, 2 × 10 to the power -3 joules. It's as simple as that. This is going to be the complete solution for this particular question. जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले कंटेंट के ऊपर। हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड सुप्रीम क्लियर, सुप्रीम डन। चलो बेटा, बहुत शानदार, एक तरफा आगे आ जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। भाई पहली बात तो ये है कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, सुनते हुए चलना, बहुत ही प्यारी बात है, अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो उसके द्वारा किया हुआ वर्क या उसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क दरअसल पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो मैं एक बात ना यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ आप लोग के लिए, जो कि बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है, जो कि बेसिकली क्या है अपने पास, कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है। ठीक है, तो जरा इसको लिख लेना मेरे साथ साथ, कॉपी किताब लेके बैठे हो ना भाई तो लिखते हुए चलो। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा या जिनके अगेंस्ट किया हुआ वर्क, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस corresponding to which work done by these force or against force। ठीक है, corresponding to which work done by them or against them। ठीक है, corresponding to which work done by them or against them remains path independent। ठीक है, against them remains path independent। पाथ पे भाई साहब डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अगर किसी फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क या उस फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो उस फोर्स को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलें बेटा, मैंने आपको ना यहाँ पे, अब यहीं देख लो तुम यार। ठीक है, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स का फंडा है। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक फिगर और बना के रखा हुआ था, ये वाला था। ठीक है भाई, जब मैं चार्ज को मतलब ए से बी तक लेके जा रहा हूं तो मैं ऊपर से लेके जाऊं, यहां से ऐसे घुमा के लेके जाऊं, भाई मैं पाथ कुछ भी कर लूं लेकिन इनिशियल पॉइंट हर पाथ में क्या है, ए है, फाइनल पॉइंट हर पाथ में क्या है, बी है। तो भाई सारे के सारे पाथ में, पांचों के पांचों पाथ में मुझे एग्जैक्टली सेम ही वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट है, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क किया जा रहा है, जो कि कहीं से कहीं तक दरअसल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो अगर कोई वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं, अगर किसी फोर्स के द्वारा या किसी फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो वो फोर्स जो है ना, वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप इस पूरी बात को। अभी अपन कहां पे आ गए थे बेटा, ये था अपना क्वेश्चन डन हो चुका था। जी हाँ, ठीक है, तो ये वाला चीज समझ में आ गई। मैं चाहूंगा आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके चलें। ठीक है, डेफिनेशन को आप नोट करते हुए चलें तो मजा आएगा। हो गया, सिंपल डेफिनेशन है लेकिन बहुत जरूरी है भाई, सिंपल डेफिनेशन है लेकिन बहुत जरूरी है इस पूरी कहानी को समझने के लिए। ठीक है, तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग नहीं है, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो वर्क डन फिर 0 हो जाना चाहिए। अब जरा तुम यहां पे गौर करते हुए चलना। ठीक है भाई, सुनो, एक और चीज मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, एक तो ये मैंने लिख दिया यहां पे पहला वाला, और दूसरा क्या होता है कि अगर ऐसा होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, ठीक है, बिकॉज जो ये वर्क डन है ना बेटा, वो दरअसल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अलग अलग हुए, इनिशियल अलग है, फाइनल पॉइंट अलग है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे शुरुआत करी और कहीं से भी घुमा फिरा करके अगर मैं चार्ज को वापस यहीं पे लेकर के आ गया तो भैया यहाँ पे वर्क डन जो है ना वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो लिख देता हूं कि वर्क डन इन द साइक्लिक पाथ, वर्क डन by or against a conservative force,
बाई और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये इसका दूसरा बहुत ही जबरदस्त फीचर है, ठीक है। वर्क डन बाई और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड कर्व, इन अ क्लोज पाथ या साइक्लिक कर्व, इन अ क्लोज्ड पाथ और साइक्लिक पाथ, इन अ क्लोज्ड पाथ और साइक्लिक पाथ इज ऑलवेज जीरो। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया गया है, अगर साइक्लिक पाथ में करा गया है, तो वो वर्क जो है वो किसके बराबर हो जाता है, शून्य के बराबर, ठीक है। अब इसका मैं एक काम करूं ना भाई, स्टेटमेंट नंबर 2 था, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो पहले। 3 2 1 रेडी गो डन। उसके बाद मैं आप लोग को ये वाली पूरी कहानी प्रूव भी करके दिखा देता हूं कि हाँ भैया क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया वो वर्क जो है वो जीरो हो जाता है, गिवन दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान देना, पॉइंट ए से कहानी को शुरू करने वाले हैं और पॉइंट बी तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। जमाने भर में कभी भी अगर तुम्हें कहीं डिफरेंस निकालना हो ना, तो एक ही तरीका यूज करना बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या तरीका यूज करना, फाइनल माइनस इनिशियल, खत्म, ठीक है। चले अब जरा ध्यान देंगे, क्लोज पाथ है, कहने को तो मैं कैसे भी इसको मूव करवा सकता हूं, जरूरी नहीं कि इतना प्यारा मैं कर्व बनाऊं ही, ठीक है, कैसे भी मूव करवा सकता हूं, बट मैं अभी क्या है प्यार से कर रहा हूं इसलिए ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। ए से बी और फिर अपन बी से ए पे लेके आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं क्या, बी से ए, फिर आप चार्ज को लेकर के आ जाओगे, ठीक है। उस चार्ज की वैल्यू क्या है, तो सर चार्ज की तो वैल्यू वही वाली है क्यू नॉट। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे क्या दिक्कत, ठीक है। अब देख क्या हो रहा है, टोटल वर्क डन निकालना है अपने को, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे भाई, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करोगे भाई, इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पे ए से बी ले गए प्लस बी से ए लेके आओगे, ठीक है। तो यार ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ए से बी आप किस चार्ज को ले गए थे, क्यू नॉट को ले गए थे। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, जब ए से बी लेके गए ना, तो क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल, और जब आप बी से ए तक लेकर के आओगे तो टेस्ट चार्ज कितना है, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज कितना है, क्यू नॉट। भाई जब बी से ए तक लेके आओगे तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब वी ए माइनस वी बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या तरीका होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, इट्स एज सिंपल एज दैट। जब ए से बी लेके गए तो बी वाला था फाइनल और ए वाला था इनिशियल, उसके बाद जब बी से ए लेकर के गए तो ए वाला था फाइनल और बी वाला था इनिशियल, वही तो करा अपन ने। तो टोटल वर्क डन जो है ना, टोटल वर्क डन जो है वो कितना आ रहा है, अब जरा गौर करते हुए चलना, खोल देना इसको। तो क्यू नॉट कॉमन, एक काम करो कॉमन निकालो क्यू नॉट, तो क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा प्लस का वी ए, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस का वी बी, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। ये वी बी से ये वाला वी बी कट गया, ये वी ए से ये वाला वी ए कट गया, हट गया सब कुछ, निपट के जीरो। तो जीरो इंटू क्यू नॉट करोगे तो क्या ही तुमको मिल जाएगा भाई, तो वर्क तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 जूल्स का, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब वर्क डन किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया जाए या किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया जाए, अगर साइक्लिक पाथ में किया गया है तो वर्क डन 0 आने वाला है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जल्दी आप इस पूरी कहानी का पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, ये जो बेसिक स्टेटमेंट्स थे ना कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, ये आपके पास लिख दिए गए थे बेटा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैंने मौका दिया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, पक्का। दूसरे वाले पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस पूरी बात को ना अच्छे से बहुत ही भली भांति समझ चुके होंगे, ठीक है। जैसे अपन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो पूरा ऐड करके अपना आंसर भी कितना आने वाला है, 0। हेंस नो वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। अगर वर्क डन किसी फोर्स के द्वारा किया जाए या उसके अगेंस्ट किया जाए लेकिन वो पाथ पर डिपेंड ना करे तो वो फोर्स कंजर्वेटिव है, और जिस फील्ड में किया गया वो फील्ड भी कंजर्वेटिव है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस इन नेचर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में एग्जांपल क्या होता है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में एग्जांपल होगा तुम्हारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें किसी एक बॉडी को ना यहां से लेकर के यहां तक मूव करवाना है, ठीक है, तो अगर यहां पे जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो वो कंजर्वेटिव होता, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क जो है ना वो पाथ पे डिपेंड करता है भाई। सर क्या डिपेंड करता है, देखो अगर मैं सीधे लेके जाऊंगा
पहला वाला वर्क डन। दूसरा मैं ऐसे लेके आ सकता हूं कुछ इस तरह से, ये है दूसरा वाला वर्क डन। तो भाई आप समझ रहे हैं कि दूसरा वाले में पाथ लंबा है तो दूसरे वाले में वर्क ज्यादा है, और पहले वाले केस में पाथ छोटा था तो पहले वाले केस में वर्क भी कम होगा। तो वर्क इज डन बेसिकली अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, नॉट बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स जो कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इस वजह से, सिर्फ इकलौती इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है, ठीक है, समझ गए आप इस पूरी बात को। तो अगर आप चाहें तो इस पूरे स्टेटमेंट का भी शानदार तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, चलो। तो मेरे ख्याल से आपको ये पोटेंशियल का पूरा फंडा जो है ना वो सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा इस वीडियो को देख करके कि हाँ यार जो जो बातें बताई गई है ना वो पूरे दिलो दिमाग में जहां में अच्छे से बैठ गई हैं, ठीक है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग जाकर के वीडियो को देखें और सबको मालूम चले कि एग्जैक्टली पोटेंशियल के अंदर होता क्या है, ठीक है। प्लेलिस्ट को भी बाकायदा रोज चेक करते हुए चलना, अपडेटेड प्लेलिस्ट रहती है और तुम भी अपडेटेड रहो प्लेलिस्ट के साथ साथ, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो ना तो उसको कमेंट सेक्शन में बड़े प्यार भरे शब्दों में, ठीक है, मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। अगर फीडबैक को देख के लगता है कि इस पे काम हो सकता है तो बिल्कुल किया जाएगा, बेफिक्र रहें आप, ठीक है। तो क्लास करते हैं अब यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।